अब वे राइट रेस में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं। यह प्रोसेस फिर रिपीट होता है। ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है और तभी उनके पास एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। जब वह खत्म हो जाता है, तब एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनका सबसे बड़ा एसेट उनका घर है और उसकी कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने को ऑफर करती है क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वह अपने ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दे और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले इंटरेस्ट से उन्हें टैक्स में छूट यानी कि एग्जम्पशन भी मिलेंगे। वे ऐसा ही करते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन को होम लोन में बदल लिया है। उनका पेमेंट भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। प्रॉब्लम से डील करने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। दिवाली न्यू ईयर की सेल लगी हुई है। यही तो मौका है कुछ पैसा बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूं। पर अगर कोई चीज जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे यंग कपल से हर समय टकराता हूं। उनके नाम बदलते रहते हैं, पर उनकी पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूं। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज्यादा पैसे कैसे कमाया जा सकता है? उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि पैसा सही तरीके से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। ये समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि उनमें पैसों की सही समझ नहीं होती। ये समस्या और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे एसेट और लायबिलिटी के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसों की समस्या सुलझती है। समस्याएं समझदारी से सुलझती है। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है। वह कहता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है, तो सबसे पहले उस गड्ढे को और खोदना बंद कर दो। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ चलते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। वे सवाल पूछने के बजाय कॉपी करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते जाते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार के अनुसार उनका घर उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उनका घर उनका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेंगे। सेफ जॉब खोजो, गलतियां मत करो, रिस्क मत उठाओ, वगैरह वगैरह। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तो तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे गेम में, रिलेशनशिप में, करियर में। पैसों का डर, समाज से कट जाने का डर, और इन्हीं कारणों से लोग लीक पर चलते रहते हैं और समाज की एक्सेप्टेड बिलीफ या पॉपुलर ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक है, कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन का सवाल है। एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, पैसे बचाओ। जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा।
म्यूचुअल फंड सेफ है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की कॉपी करने के कारण पैसों की बहुत सी समस्या पैदा होती है। कई बार हमें सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम सिर्फ अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉय के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें आदेश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। उनके घर पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ थी, हमें इसे इस तरह से करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग यही कर रहे हैं। वे कहते थे, नहीं हो सकता, और इन शब्दों से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना कहना होता था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ जितना कुछ सीख पाए उतना हमने स्कूल और कॉलेज के सालों में कभी नहीं सीखा। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा नहीं थी, पर उनके पास पैसों की समझ थी और इसी कारण वे सफल थे। वे हमें बार बार बताते थे कि एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसीलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का फायदा मिला। लेकिन इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सोशल बिलीफ के साथ नहीं चल पाए जो हमारे टीचर्स हमें सिखाते थे, और इस वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। जब कोई टीचर कहता था, अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो हम माइक और मैं अपनी हंसी छिपा लेते थे। जब हमें घिसे पिटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था और नियमों को फॉलो करना सिखाया जाता था, तो हमें यह लगता था कि स्कूल की शिक्षा दरअसल क्रिएटिविटी का गला घोट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहां अच्छे एम्प्लॉय तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभी मैं टीचर से पूछता था कि हम जो पढ़ रहे हैं वह असल जिंदगी में कितना काम आएगा, या हमें पैसों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते थे, अपने टीचर्स और साथ पढ़ने वाले बच्चों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। पर हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर बहस होने लगी थी। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरी मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स, अकाउंटेंट, कॉरपोरेट बैंकर्स, रियल एस्टेट, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह की बातें सुनता था। मेरे डैडी टीचर्स से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई। जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है। अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना फर्क था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक एसेट था, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से यह एक लायबिलिटी थी। घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दूसरे खर्च भी बढ़ जाते हैं। यानी ऑनर एक्सपेंसेस का मतलब था कि एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्चा। इसका मतलब था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। आज भी लोग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर एसेट क्यों नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है, और इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस पॉपुलर बिलीफ को देखने का एक और नजरिया दिखाना चाहता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो हम जानते हैं
कि यह एसेट नहीं होगा, बल्कि एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक इमोशनल चीज होती है, और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती है। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि पैसा हर फैसले को इमोशनल बना देता है। जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह से मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए जो वे कर्ज लेते हैं, उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। हालांकि लोगों को होम लोन की पेमेंट पर इंटरेस्ट के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वे अपने अदर एक्सपेंसेस के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल लायबिलिटीज लेने में ही करते हैं। अपनी मोर्टगेज पूरी तरह चुकता करने के बाद भी 3 प्रॉपर्टी टैक्स मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा, जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स हर महीने 10,000 रुपए तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे, और इस बढ़ोतरी से उनके रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने लिए घर कर्ज पर लिया था। उन्हें 1 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत 7 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। सबसे बड़े नुकसान अपॉर्चुनिटी खोने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है, तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आप अपने लिए कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी शुरुआत में ही अपने लिए एसेट बनाने लग जाए, तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनका एसेट भी बढ़ जाएगा और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च को चुकाने के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। संक्षेप में, अपना घर खरीदने का फैसला बहुत महंगा पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। एक, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी होती है। 2, एक्स्ट्रा कैपिटल की बर्बादी, जिसे दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। 3, एजुकेशन की बर्बादी, क्योंकि अक्सर लोग मानते हैं कि उनके एसेट में उनका घर, सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान आते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता। इसलिए वे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते, और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आमतौर पर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सेफ खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट रेस में फंसे इंसान का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी इनकम से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनकी लायबिलिटी जैसे होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी जेब से हर महीने इतना पैसा निकाल लेते थे, जितना कि उनके एसेट उनके लिए कभी भी नहीं कमा पाते थे। दूसरी तरफ, मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वह जी जान लगाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और उन्होंने अपनी लायबिलिटीज को कम से कम रखा था। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। एसेट वाले कॉलम की इनकम इतनी ज्यादा होती है कि खर्च आराम से चलता है, और कुछ पैसा भी बच जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से एसेट वाले कॉलम में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहता है, और इससे होने वाली इनकम भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं? मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक इनकम सैलरी से होती है, और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है,
उनके टैक्स भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही इनकम बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे चूहा दौड़ यानी रेट रेस कहा गया है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनका बड़ा एसेट है और इसीलिए वे इनकम दिलाने वाली प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करते। मिडिल क्लास को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी यानी क्रेडिट सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली ये कि खुद का घर एक निवेश इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरी ये कि सैलरी बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी जॉब में लगातार तरक्की कर रहे होते हैं और उनकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही होती है। इसे रिस्क क्लेमिंग या बहुत जोखिम भरी लाइफस्टाइल कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में यानी 1990 के दशक में जॉब में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मिडिल क्लास पैसे के मामले में कितना असुरक्षित, इनसिक्योर है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह 401 के प्लान आ गए थे। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी 2004 के बाद से पेंशन देना बंद कर दिया गया। केवल डिफेंस सर्विसेज में पेंशन है और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम शुरू कर दी गई, जिसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं माना जा सकता। मिडिल क्लास में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मिडिल क्लास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वे सेफ होने के प्रतीक, सिंबल है। म्यूचुअल फंड खरीदने वाले लोग जॉब में टैक्स और होम लोन चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में बहुत व्यस्त, बिजी होते हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे इन्वेस्ट करने की स्किल सीख सकें। इसी वजह से वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही क्योंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सेफ है क्योंकि यह कई टुकड़ों में बंटा हुआ डाइवर्सिफाइड है। पढ़े लिखे मिडिल क्लास का यह ग्रुप म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाइड प्रिंसिपल्स को सही मानता है। सेफ रहो, रिस्क से बचो का विचार यह मानते हुए कि असली ट्रेजरी यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण औसत मिडिल क्लास लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ खेलने का असली कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनके पास कोई एसेट नहीं होता जहां से इनकम आनी चाहिए, जबकि उनके पास बहुत सी लायबिलिटीज होती हैं और हर सैलरी के साथ वे और लायबिलिटीज भी लेते रहते हैं। आमतौर पर उनकी इनकम का एकमात्र साधन उनकी सैलरी होती है। एक तरह से उनका जीवन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर, डिपेंडेंट होता है। और जब सचमुच जिंदगी में कोई बड़ा मौका आता है, जैसे कोई अच्छी प्रॉपर्टी जो बहुत सस्ती कीमत पर मिल रही हो, तो वे उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। इसीलिए वे सेफ गेम खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने सेक्शन की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण रूल यह है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क पहचाना जाए। एक बार आप इन दोनों में फर्क समझ लें, उसके बाद आप लगातार इनकम देने वाली प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करते रहे। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसे करते रहे और आपका एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपनी लायबिलिटी और खर्च को कम करने की कोशिश करते रहे। इससे पैसा आपके एसेट वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपके पास इतने एसेट हो जाएंगे कि आप और ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 100% से बिना किसी लिमिट पर प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 50,000 रुपए की रकम जल्दी ही 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो जाती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें मिडिल क्लास बहुत ही रिस्क भरा मानता है। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है,
बल्कि ये उस इंसान की पैसे की नासमझी है। फाइनेंशियल इग्नोरेंस यानी अज्ञान है जो उसे बहुत रिस्क भरा बना देती है। एक एम्प्लॉय होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी जॉब का पैटर्न सामान्यत यही होता है कि आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज्यादा अमीर बना रहे होते हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। दूसरी बात, आप सरकार के लिए काम करते हैं और इससे पहले कि आप इसे देख पाए, सरकार आपकी सैलरी में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। तीसरी बात, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका होम लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं, तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप ये फैसला कर भी ले कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता कि अपने गोल्स को किस तरह से सेट किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशनल को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी सैलरी के सहारे ही एसेट बनाना चाहते हैं। जब उनकी वेल्थ बढ़ती है, तो वे अपनी सफलता को किस तरह मापते हैं? कब कोई आदमी ये महसूस करता है कि वो अमीर है, यानी उसके पास दौलत है? मेरी अपनी डेफिनेशन की तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी डेफिनेशन है। दरअसल मैंने इसे बकमिस्टर फुलर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग उसे कहते हैं और कई लोग उसे जीता जागता जीनियस मानते हैं। सालों पहले सभी आर्किटेक्ट हैरान हो गए थे क्योंकि 1960 में उसने के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था और उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठाक मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वो क्षमता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जीवित रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं, तो मैं कितने समय तक जीवित रह सकता हूं। यह नेटवर्थ की तरह नहीं है, जो आपके एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क है। हर इंसान को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत कीमती है, लेकिन इस डेफिनेशन से सचमुच सही असेसमेंट किया जा सकता है। मैं अब असिस्ट कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि फाइनेंशियल रूप से आजाद होने के अपने गोल के मामले में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वह चीज जो आपके घर में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसीलिए आप फाइनेंशियल रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल एसेट के कॉलम की कैश फ्लो के लायबिलिटी वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास हर महीने में अपने एसेट से 10,000 रुपए का केंश आ रहा है और मेरा खर्च हर महीने 20,000 रुपए है। तो सवाल यह है कि मेरे पास कितनी दौलत है। अब हम बकमस्टर फुलर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उनके डेफिनेशन के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूं। जब मैं अपने एसेट से हर महीने 20,000 रुपए का केंश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा, तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंशियल फ्री हूं। हर महीने मेरे एसेट से मुझे जो इनकम मिलती है, वह मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे इसके पहले अपने एसेट से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस पॉइंट पर मैं अपनी सैलरी पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूं। मैंने अपने एसेट बनाने में कड़ी मेहनत की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ, जिसके कारण आज मैं फाइनेंशियल रूप से आजाद हो गया हूं। अगर मैं आज अपनी जॉब छोड़ भी दूं, तो मेरे एसेट से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला गोल यह होगा कि मेरे एसेट से आने वाले एक्स्ट्रा कैश को
फिर से एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर दिया जाए। मैं जितने पैसे अपने लिए एसेट्स बनाने में खर्च करता रहूंगा, मेरे एसेट्स मुझे उतना ही पैसा देते रहेंगे। यानी मेरा एसेट वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है, वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है। और जब तक मैं अपने खर्च यानी एक्सपेंसेस को आने वाले कैश से कम रखता हूं, तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी इनकम फिजिकल मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरे तरीके से हो रही है। जब तक ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चलता रहेगा, मैं अमीर बनने के रास्ते पर तेजी से बढ़ता रहूंगा। अमीरी का असली डेफिनेशन देखने वाले की नजर में होता है। आप कभी बेहद अमीर नहीं हो सकते। तो आइए इस चैप्टर के लेसन को हम एक बार रिव्यू करते हैं। पहला, अमीर एसेट खरीदते हैं। दूसरा, गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। तीसरा, मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीदता है, पर यह सोचता है कि वह एसेट खरीद रहा है। और यहीं पर यह लेसन समाप्त होता है।